किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ा के मिलके चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा संविधान से है, जिसका टॉपिक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकतर एग्जामों में यह टॉपिक काफ़ी पूछा भी जाता है, लेकिन स्टूडेंट को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आज हम लोग उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और यह दिखाएंगे कि केवल हर एक चीज़ का रटना ही संभव नहीं है, उससे हम लोग समझ सकते हैं और इसे ना तो ट्रिक की कोई आवश्यकता है और ना ही हम इसे रटेंगे, समझेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, उम्मीद करते हैं अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो कल का जैसे हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें संविधान के बारे में बता दिए थे। आज अनुच्छेद है उसका टॉपिक। हम लोग जानते हैं कि जब संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, यानी जब उसे लागू किया गया, उस समय उसे हम लोग मूल संविधान कहते हैं। जब लागू हुआ दोस्तों तो उस समय टोटल यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। हालांकि अभी भी यदि क्रम वाइज देखा जाए तो 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद को जैसे ABC, जैसे यही देखिए 51A 51B, इसी टाइप से कर यदि अभी टोटल को इसको भी यदि गिना जाए तो अभी 450 पार कर चुका है। लेकिन यदि क्रम से देखा जाए तो आज भी संविधान में 395 ही अनुच्छेद है। तो चलिए दोस्तों, चूंकि इसको में टोटल इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज एक पार्ट वाइज करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है, इसके अगले दिन उसको भी पूरा ले लेंगे। आज 50% कर रहे हैं, कल पूरा कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहता है, तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग भाग 1 भाग 2 इस टाइप से बांट लिए हैं। यानी भाग 1 के अंतर्गत जो हमारा है, यानी इन तीनों को हम लोग जानेंगे। यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को हम लोग भाग 1 के अंतर्गत जानेंगे। अब देखिए आपको काफ़ी आसानी से कैसे, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वह संघों का राज्यों का संघ है। यानी जो भारत है वह राज्यों का संघ है। यानी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 मिलते जुलते हैं, लगभग समान ही है। तो अब पूछिएगा कि इसको भाई अंतर क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 2 हमारा कहता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे भारत के बाहर है। यानी बहुत सारे ऐसे, ये 2 और 3 जो है अनुच्छेद वह हमारे राज्यों के गठन, राज्यों के नामकरण और उनके व्यवस्थीकरण से संबंधित है। तो भाई 2 और 3 तो एक हो नहीं सकते हैं, इसके लिए कुछ है, इसके लिए कुछ है। तो अनुच्छेद 2 हमारा कहेगा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है हमारे भारत का जो कि भारत से बाहर है। यदि भारत उसे कभी अपने में मिला ले और यदि उसका नामकरण करना चाहे तो हमारा अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। यानी अनुच्छेद 2 के तहत वैसे चीज़ों को, वैसे राज्यों का नामकरण होगा जो अभी हमारे भारत से बाहर है। यदि उसको भविष्य में ले लिया जाएगा तो उसके नामकरण की बात की जाए तो अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। यानी जैसे अभी हमारा पीओके है, यदि भारत उसे जिस दिन ले लेगा उसका नामकरण करेगा तो हमारा अनुच्छेद 2 के तहत होगा। उस समय पाकिस्तान मुंह बनाते रह जाएगा भाई मेरा चीज़ कब जाया है ना, तो उसको तो हम लोग लेंगे ही। अब आगे देखिए हमारा अनुच्छेद 3 कहता है कि यदि हमारे देश के ही अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, जैसे जनसंख्या अधिक हो जाए, मतलब जो राज्य बनाने का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए, तो भारत एक राज्य का निर्माण कर सकता है। वह अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। यानी अनुच्छेद 3 के तहत जैसे अभी तेलंगाना राज्य बना 2014 में, वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो वह हमारा अनुच्छेद 3 के तहत। तो आप समझ गए होंगे, अनुच्छेद 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 बोलता है कि यदि कोई भारत से बाहर जमीन है, यदि उसको भारत अपने में मिलाता है तो उसका नामकरण अनुच्छेद 2 के तहत होगा।
अब अनुच्छेद तीसरा कहता है कि जो भारत में ही है यदि उसका राज्य के दर्जा दिया जाएगा तो वह अनुच्छेद 3 के तहत होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाग 2 में हम क्या बांट दिया है, 5 से लेकर 11, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम जानते हैं इसको में हमारा नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 हमारा नागरिकता से संबंधित है। उसी प्रकार भाग 3 यानी इसको 12 से 35 की बात की जाए तो यह हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है 12 से 35। और 36 से 51 की बात की जाए तो हमारा नीति निर्देशांक से संबंधित है। अब देखिए ये इसको तो आप लोग 3 को याद कर लिए, अब ये तीनों को आपको याद करना है। जनरली यहाँ पे अब बोलिएगा 5, 6, 7, 8 क्यों नहीं करा है, देखिएगा इंपॉर्टेंट जो है इसको मैं अधिकतर क्या सभी एग्जामों में जब पूछा जाता है तो या तो आपको ऑप्शन दे देगा इसको कि अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है, नागरिकता। 12 से 35 जो है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। 36 से 51 जो हमारा नीति निर्देशांक से संबंधित है। लेकिन ये दोनों देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 12 से 35 वाला और 36 से 51 वाला, लेकिन पूछता अधिकतर यही है, इसीलिए यहां पे यही करा रहे हैं। इसके लिए ये दोनों को हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। अब आगे देखिए ये जो हमारा है सबसे मतलब महत्वपूर्ण है, काफी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 51(a) किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संबंधित है वह हमारा है मौलिक कर्तव्य, यानी अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस सब चीज़ों से हमारा इसका है 51(a) के तहत, यानी मौलिक कर्तव्य आता है 51(a) के तहत। आगे देखिए अब हमारा आ जाता है राष्ट्रपति। भाई हम लोग 51 तक तो कर लिए, अब 52 से देखेंगे क्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिवाइड किए, यहाँ से 61 तक, इसको पहले हम लोग जान लेंगे। यहाँ से यहाँ एक ए भी है, इसको भी जानेंगे, यानी 2 भाग में। अब अनुच्छेद 52 हमारा आ गया। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक किसी भी मतलब भारत में जो राष्ट्रपति होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का जो पद है वह हमारा अनुच्छेद 52 बताता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति से। अब जस्ट उसके एक आगे अनुच्छेद 53 वह क्या कहता है कि भाई जब राष्ट्रपति है तो उनका कार्य एवं शक्ति भी होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्य भी कुछ होना चाहिए और शक्ति भी होना चाहिए। तो यानी राष्ट्रपति का कार्य एवं जो शक्ति है वह हमारा अनुच्छेद 53 से संबंधित है। आगे देखिए अनुच्छेद 54 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति होंगे तो कैसे होंगे, भाई उनका निर्वाचन होगा ना। तो जो अनुच्छेद 54 कहता है वह हमारा निर्वाचन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 61 आता है, भाई सभी कोई हो चुके हैं, राष्ट्रपति हो गए, उनका कार्य शक्ति के बारे में हम बता दिए, निर्वाचन बता दिए, तो भाई अब उसका सब दिन तो बैठे नहीं रहेंगे, उनको हटाया भी कैसे जाएगा। तो यही हमारा बताता है अनुच्छेद 61 महाभियोग। ये सब महाभियोग जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आगे सब मिलेगा। लेकिन ये जो हमारा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होते हैं, भाई होते हैं तो उनका कार्य भी होगा। तो जस्ट उसके एक आगे यानी 53 में कार्य होते हैं, उनका कार्य या शक्ति है। उसके बाद भाई जब राष्ट्रपति है तो उनका निर्वाचन कैसे होगा, वो 54 में। उसके बाद हमारा 61 में उन्हें हटाया भी जा सकता है महाभियोग लगाकर। अब देखिए अनुच्छेद, अभी इसको हम लोग देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4 को साथ में देखेंगे। ये भी राष्ट्रपति महोदय से संबंधित है। अनुच्छेद 72 हमारा कहता है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति महोदय पास क्षमादान की शक्ति होती है, जो हमारे अनुच्छेद 72 के तहत होती है। जैसे कोई मुजरिम है जो बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध किया है और यदि उसे
कोर्ट द्वारा कड़ी सजा दी गई या फिर फांसी की ही सजा दी गई तो वह जाकर राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमादान के लिए आवेदन कर सकता है। यदि राष्ट्रपति महोदय के लगे या तो यदि क्षमादान कर सकते हैं, यानी यह कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 72वां अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमादान की भी शक्ति होती है। आगे हमारा आता है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। किसके तहत? लोकसभा का विघटन किया जा सकता है हमारा अनुच्छेद 85 के तहत। आगे देखिए हमारा आता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, किसी भी बिल को पारित करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, एक हमारा राज्यसभा और फिर लोकसभा। राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों में मंजूरी मिलना काफ़ी आवश्यक होता है, यानी यह तीनों जगहों पर हस्ताक्षर होना काफ़ी आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, तो उम्मीद है दिन में नहीं दोस्तों, मतलब साल में 2-3 बार होती है। लेकिन कुछ अन्य परिस्थिति इस प्रकार से उत्पन्न हो जाए देश में कि जबकि कोई नियम कानून यदि लागू करना आवश्यक हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है वह उस कानून को बना सकते हैं। यानी देखिए, वैसी परिस्थिति जिसमें उस नियम को लगाने से हमारे देश में हित होगा, उस कानून को बनाने से हित है, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा एवं लोकसभा का जो सिग्नेचर, मतलब उनका मंजूरी मिलना ही चाहिए। राष्ट्रपति महोदय भी अपने द्वारा इसको कर सकते हैं। ये देखिए हमारा अनुच्छेद 123 के तहत ये हमारा करते हैं, मतलब किसी भी बिल को प्रस्तावित कर सकते हैं। आगे देखिए हमारा बोलते हैं अनुच्छेद 143। अब अनुच्छेद 143 क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी गंभीर मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं। यानी जब सलाह ले सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सलाह देगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट सलाह दिया उस चीज़ को हमारे राष्ट्रपति महोदय मानना ही पड़े। इसके लिए स्वतंत्र है हमारे राष्ट्रपति महोदय। यदि इन्हें अच्छा लगेगा तो मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे। यानी यह सुप्रीम कोर्ट से सलाह के लिए राष्ट्रपति महोदय। अब आगे देखिए हमारा हो जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय, इनके लिए देखिए मात्र 2 ही इम्पोर्टेंट है, 2 बिंदु काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 हमारा कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अब अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि अनुच्छेद 64 के तहत भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का सभापति होते हैं। यानी जो राज्यसभा का सभापति, कितना बार आपको क्वेश्चन देखिए आ जाएगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में किन्हें जाना जाता है या कौन होते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। और जो इन्हें वेतन भी मिलता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। यही 2 इंपॉर्टेंट था यहाँ से। आगे अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री महोदय को भी देखेंगे। ये है हमारे अनुच्छेद 74 और ये है अनुच्छेद 75। इन्हीं 2 तहत यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत है, अपना देश है, इसको में जो कार्यपालिका का जो है टोटल शक्ति जो होता है हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। यानी कार्यपालिका का टोटल शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। लेकिन इन शक्तियों का विभाजन अथवा सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश में मंत्री परिषद का होना काफ़ी आवश्यक है। यानी अनुच्छेद जो 74 होता है वह बताता है कि मंत्री परिषद की होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 74 के तहत क्या है? मंत्री परिषद
मंत्रिपरिषद। अब आगे अनुच्छेद 75 क्या बोलता है भाई, मंत्रिपरिषद होगा तो उनका जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, तो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो अनुच्छेद 75 है वही हमारे बोलता है कि प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद का मुखिया का चुनाव अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। अब आगे देखिए हम लोग सांसद के बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद टोटल चीज़ देखेंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा आता है संसद, यह जो है अनुच्छेद 79 के तहत यानी भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 79 में हमारा संसद। आगे अब हम लोग देखें, जैसा कि हम सभी जाओ, संसद कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, तो ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 80। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा को हम लोग अपर सभा बोलते हैं और जो लोकसभा है उसको निम्न सभा यानी लोअर सभा बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 80 में हमारा अपर यानी इसके अंतर्गत हमारा राज्यसभा आएगा, और अनुच्छेद 81 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा। तो ये तीनों को पहले आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का निर्माण की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 80 के तहत जो है हमारा राज्यसभा, अनुच्छेद 81 के तहत हमारा लोकसभा होगा। अब आगे देखिए ये हमारा 100 अनुच्छेद 100 के तहत क्या है, तो दोस्तों इसको आप 2 से डिवाइड करके 50-50 में करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल को पारित करना है, वैसे स्थिति में यदि लोकसभा में जो दोनों तरफ यदि मतों की संख्या बराबर हो जाए, तो वैसे स्थिति में जब लगे कि सही निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तो वैसे परिस्थिति में जो अध्यक्ष महोदय होते हैं उनका वोट सर्वमान्य रहता है। वो जिस साइड वोट कर देंगे उस साइड वही पक्ष मतलब जीत जाएगा, उन्हीं का कहना हो जाएगा। यानी ये क्या चीज होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष वोटिंग। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या कहता है दोस्तों, यह जो है हमारा संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 105 है वह संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। उसके बाद हम बोलते हैं 108 अनुच्छेद, यह क्या है, विशेषाधिकार किसका, संसद का। अब 108 क्या कहता है दोस्तों, 108 जो है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जैसे दोनों पार्टियां को एक जगह बुलाकर कोई यदि अधिवेशन किया, सभा किया जाए, तो उसे हम लोग संयुक्त सभा या फिर संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। यह जो है हमारा 108 के तहत होता है। संयुक्त अधिवेशन जो है 108 के तहत, इसे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे जो है 108 श्री, जैसे 108 श्री कौन कराते हैं, पंडित जी कराते हैं। पंडित जी सभी कैसे कराते हैं, तो सभी लोगों को बुला कर कराते हैं, यानी संयुक्त एक जगह कर करते हैं, तो वही संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 110 है भाई, तो मान लीजिए जो हमारा अनुच्छेद 110 है तो उसके तहत हमारा वित्तीय कह सकते हैं, बजट सत्र जिसको बोला जाता है, हाँ, धन विधेयक, यानी 110 के तहत हमारा धन विधेयक जो है हमारा अनुच्छेद 110 के तहत, और जो हमारा है 112 के तहत हमारा क्या है बजट सत्र है, और 116 हमारा लेखानुदान लिख ले रहे हैं। उसके बाद आपको समझा रहे थोड़ा सा यहाँ पे लेखानुदान, और 117 के तहत जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा वित्तीय सत्र।
बाकी इसके तहत होता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाए। 131 के तहत इसका कुछ मूल अधिकारों की बात करता है, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष वोटिंग करते हैं। 105 के तहत जो है विशेषाधिकार है संसद का। 108 जो है संयुक्त अधिवेशन, और अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक। अब मान लीजिए विशेष यहाँ पे 108 श्री 108 श्री यानी संयुक्त अधिवेशन हो गया। 8 के बाद हमारा 10 है, भाई पंडित जी को दक्षिणा तो दीजिएगा, दक्षिणा में क्या दीजिएगा, धन दीजिएगा, तो यही देखिए हमारा धन विधेयक हो गया। उसके बाद और मान लीजिए उसके बाद 112 हमारा बजट सत्र हो गया, और 116 लेखानुदान, और 117 वित्तीय सत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कल देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, और इसके अगले पार्ट वाला वीडियो में हम इसको ऐड कर जोड़ देंगे, उसमें एडिट कर देंगे, उसके बाद आप लोग देखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।